ब्रेक लगाया। शुभम अपने लगेज के साथ ट्रेन से उतरा। उतरते ही उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। उसे उम्मीद थी कि प्लेटफॉर्म पर कोई तो उसका इंतजार कर रहा होगा, मगर आसपास सिवाय लैंप पोस्ट की पीली रोशनी और उसकी अपनी काली परछाई के दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शुभम ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। ये दोपहर को ही तो केयर टेकर से बात हुई थी। उसने कहा था कि वो 2 बजे प्लेटफॉर्म पर ही रहेगा, लेकिन यहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। उसे फोन लगाता हूं। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। अभी सुनसान जगह में मैं अकेला करूं तो करूं क्या। शुभम के कदम स्टेशन के बाहर जाने वाले गेट की ओर मुड़ गए। वैसे शुभम की उम्र कुछ 28 साल की है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नैनीताल में उसकी नई पोस्टिंग हुई है। उसे जल्दी से जल्दी नैनीताल पहुंचकर ज्वाइनिंग करनी है। यार, यहां भी कोई नहीं है। स्टेशन के बाहर भी चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। गुस्से में तमतमाते हुए शुभम ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। उसने अपने मुंह में सिगरेट दबाई ही थी कि तभी किसी ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। शुभम ने चौंक कर पीछे की ओर देखा तो सामने लाल रंग का मंकी कैप पहने एक नाटे कद का आदमी उसे घूरे जा रहा था। शुभम बाबू। विजेंद्र के सामने के दांत नहीं थे और उसकी एक आंख में मोतियाबिंद था। जी, मैं ही विजेंद्र हूं। शुभम का गुस्सा एकाएक फूट पड़ा। यह क्या तरीका है? कितनी देर से मैं यहां ठंड में खड़ा हूं। कहां थे तुम? जी, मैं तो आपको प्लेटफॉर्म पर ही ढूंढ रहा था। आप कहीं दिखे ही नहीं। आप आइए इस तरफ, गाड़ी खड़ी है। हवा बहुत तेज है, आपको ठंड लग जाएगी। लाइए, मैं आपका सामान ले लूं। लाइए। शुभम ने बहस करने की बजाय गाड़ी के अंदर जाना ही ठीक समझा, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। विजेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और सन्नाटे को चीरते हुए वहां से निकल गए। शुभम की आंखों में नींद झलक रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। विजेंद्र ने अचानक से ब्रेक लगाया। शुभम हड़बड़ाकर उठ गया। उसके ठीक सामने लिखा था बंगला नंबर 36। बंगले की दीवारों पर कालिख जमी हुई थी। वहां 3-4 बंगले और भी थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो सभी बरसों से बंद पड़े हों। दोनों गाड़ी के बाहर निकले। हाँ, तो यही है तुम्हारा गेस्ट हाउस? जी बाबूजी, पर मैं तो बस केयर टेकर हूं, मालिक तो कोई और ही है। अच्छा। वैसे देखने में तो ये कोई भूत बंगला लग रहा है। विजेंद्र ने एक जंग लगे ताले को खोला और दरवाजे को जोर से धक्का मारकर खोला और अंदर की बत्ती जला दी। शुभम भी उसके साथ अंदर आया। उस बंगले के अंदर की दीवारें भी काली पड़ चुकी थीं। कमरे से एक अजीब सी बू आ रही थी, मानो यहां सालों से कोई आया ही नहीं। कमरे के कोने में कुछ जली हुई कुर्सियां रखी थीं। शुभम ने विजेंद्र से पूछा, ये कैसा गेस्ट हाउस है? सारी दीवारें काली क्यों हो गई हैं? बाबूजी, कई साल पहले यहां आग लग गई थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया था। उसके बाद यहां रंगाई पुताई कभी नहीं हुई, तो पड़ा है ऐसे ही। आग? कैसे? जी, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है। शुभम काफी थक चुका था, तो वो अपने सामने पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गया। शुभम ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की ही थीं कि अचानक से खट की आवाज आई और बिजली गुल हो गई। कमरे के चारों तरफ अंधेरा फैल गया। शुभम घबराकर उठा। ये क्या हुआ? बिजली कैसे चली गई? जी, लगता है फ्यूज उड़ गया है। मैं अभी ठीक कर देता हूं। विजेंद्र ने अपनी टॉर्च जलाई और बाहर फ्यूज ठीक करने चला गया। शुभम के ठीक पीछे लकड़ी का एक दरवाजा था। उस दरवाजे के अंदर से किसी के दस्तक देने की आवाज आई।
शुभम अपने पीछे की ओर मुड़ा, मगर उस घुप अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दरवाजे पर ठकठकाने की आवाज तेज होने लगी, जैसे दरवाजे की उस तरफ कोई है। शुभम ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही शुभम दरवाजे के करीब पहुंचा, ठकठक की आवाज अचानक से बंद हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर की ओर देखा। अंदर कमरे में दीवारों पर जली हुई पेंटिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। शुभम ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करके वापस जाने के लिए मुड़ा, और तभी एक हवा का झोंका शुभम के गाल से टकराया और काला साया तेजी से उसके शरीर से आर पार होकर सीधा कमरे की दीवार में घुस गया। शुभम के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और डर के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता,